तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार्ट टू ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 365 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लुपिन उन सारे थाउजेंड्स ऑफ बंदों के ग्रुप में आकर बैठ चुका था, जहां पर लुपिन आकर पूछता है उन सबसे और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उस बंदे ने एक हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन को कॉम्प्रीहेंड कर लिया और उसने ब्रेक थ्रू को किया, इसलिए उसकी टैलेंट काबिल तारीफ है। परहैप्स इसी कारण वो इतना ज़्यादा एरोगेंट है। तो वहाँ पे एल्डर भी कहता कि हाँ, इसलिए तो वो बंदा इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो चुका है। और ये किसी और की नहीं बल्कि उसी टियान लैंग की बात हो रही थी, जो कि यहाँ पर इकलौता नहीं आया था। और इसी के साथ एक गोल्डन रॉ वाला वुमेन जो कि पास में बैठी थी, वो कहती है कि ये टियान लैंग ये हमेशा से हमें नीचा करार करता आया है। ये हमें अपने लहजे का, हमें अपने ओहदे का समझता ही नहीं है, हमसे बातें तक नहीं किया करता है। अब उसकी भले ही उसकी टैलेंट उसे काफ़ी ऊपर बना रही है, जिसके कारण वो हम सबसे दूर रहता है। और हमने कहा कि हम ब्रदर लू फेंग से मिलने जा रहे, लेकिन उसने मना कर दिया और ये कुछ ज़्यादा ही था। जिसके साथ दूसरे अदर हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स भी कहते हैं कि हम सभी ने उसे मल्टीपल टाइम्स मैसेज करने की कोशिश की ताकि वो तुमसे मिल सके, लेकिन वो हमारे मैसेज को सिर्फ नेग्लेक्ट करता रहा। जिसको सुनकर लू फेंग कहता है कि कोई बात नहीं, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं। और सबको कहता कि सब कोई सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है, चलो वहाँ पे सीट को लेते हैं। अब नेचुरली लू फेंग यहाँ पे टियान लैंग के एटीट्यूड के बारे में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि उसकी सबसे पहली फंडामेंटल कल्टीवेशंस थी, उसे अपनी खुद की कल्टीवेशंस पे ध्यान देनी थी। इसलिए लू फेंग उन सबको नेग्लेक्ट कर देता है। और वो बंदा एक मेल ह्यूमन लाइफ फॉर्म था, जो कि उसकी जर्नी के अंदर एक मेयर सा कुछ फुट नोट जैसा, जिसको कि वो पत्थर समझकर लात मारकर आगे बढ़ जाएगा। जिसके साथ चैंग और काफ़ी अलग बंदे लू फेंग से कहते हैं कि ब्रदर लू फेंग पहले आप बैठो, और वो सभी मेन सीट के लिए जाकर बैठा देते हैं। और तभी बाकी के टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाई लेवल ह्यूमन बींग्स एक साथ बैठते हैं। और वहाँ पे एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और सब लोग पीने और बात करना शुरू करते हैं। और वो सभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था उनमें वो चैंग था और कुछ और बंदे थे। वही लू फेंग से मेनली एक लीडर की तरह बात कर रहा होता है। अब लू फेंग इंक्वायर करने लगता है। अब देखो, इस पूरे चैप्टर में लू फेंग के भर भर के सवाल होने वाले हैं, जो कि इसमें मैं बताने वाला हूँ। लू फेंग सबसे पहले पूछता है कि आखिरकार एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के कैसे ड्यूटीज होती हैं। तो चैंग एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ऑलमोस्ट जितने भी थिंग होते हैं, जो भी चीज़ होते हैं, वो सारे हम ही हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स करते हैं, क्योंकि मेरिट वर्ल्ड्स के अंदर कई सारे ट्राइबल अफेयर्स होते हैं। यहाँ पर कई सारे इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस है, जो कि हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही आते हैं, और वही सब सारी चीज़ों को कंट्रोल किया करते हैं। उन सबको कौन कंट्रोल करता है? तो ऑफ कोर्स सी बातें वही सब किया करते थे। जिसके साथ वो अपनी पूरी कहानी बताने लगता है कि कैसे कैसे क्या होता है। वहाँ पर गोल्डन रॉक और 3 वॉलेट स्किल्स वाला बंदा भी वहाँ पे कहता है कि हम लोग होली रेलम्स को गार्ड करते हैं, साथ में काउंटलेस वर्ल्ड्स के अंदर बीस्ट को न्यूच्योर करते हैं, बीस्ट नहीं बेंग्स को न्यूच्योर करते हैं। मिशन होता है, इसमें पेट्रोलिंग करते हैं, इनफिनाइट स्पेस में जाकर देखते हैं और लॉन्ग टर्म विजिलेंस टास्क को करते हैं, रेयर ट्रेजर्स की सर्च करते हैं और एक्सकेवेशन और कभी कभी माइनिंग ऑपरेशंस भी हम ही करते हैं। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सभी हमारे हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के कंधों पर ही तान दी गई हैं। वहाँ पे ग्रे ड्रॉप वुमेन वहाँ पे कहता है कि वो मैन कहता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ ज़्यादा ही लेबर इंटेंसिव टास्क दिए जाते हैं। यहाँ तक कि हमें अपने क्लोन्स को भी डिस्पैच करना पड़ता ताकि हम लोग हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को देख सकें। लू फेंग भी क्लियरली ये समझ रहा था, क्योंकि प्रैक्टिशनर फैक्शंस के पास सिर्फ 80 मिलियन ही कल्टीवेशन बंदे वाले बंदे थे, मतलब हाई लेवल वाले बंदे थे। जिनके साथ अगर बात करें तो उन सब जो कि हाई लेवल ह्यूमन बींग्स थे, उन सबको जो किडनैप किया गया था, पकड़ के रखा गया था, उनकी संख्या 50 बिलियंस में होती है और ये सभी उनकी सिर्फ 50-80 मिलियन ही होती है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गैप होता है, इसलिए उन सबको अपने क्लोन्स को भी यूज़ करना पड़ता है। अब भले ही उन सारे हाई लेवल ह्यूमन बींग्स, उन सब मॉन्स्टर्स को, कोर एसेंस को कंट्रोल कर लिया जाता है, रिफाइन कर लिया जाता है, लेकिन बाकी सबके ऊपर भी नज़र बनानी रखनी पड़ती है। जिसके साथ चैंग वहाँ पे कहता है कि जो ह्यूमन प्रैक्टिशनर्स की टेरिटरी है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है उस पर राज करने के लिए,
और वहाँ पर वो भी कहती कि वो तो हमारे पास इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म है जिस पर हम रिलाई करते हैं, वरना ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता। तो लू फेंग भी एग्री करता कि हाँ ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि वो भी जानता था कि 7 लॉर्ड्स जो कि सबसे ऊपर रहते हैं वो सिर्फ इन सारे छोटे मोटे अफेयर्स में आते ही नहीं हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े अफेयर्स में आते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती है कि वो अंदर में किसी भी एक्सटर्नल इन्वेंशंस को होने से रोक दें, और साथ में 237 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे, तो वो छोटे मोटे टास्क को नहीं कर सकते थे। और प्रैक्टिशनर जो कि अभी तक ह्यूमन केस से ट्रांसेंड नहीं किए, कैजुअल से ब्रेक थ्रू नहीं किए हैं, जो कि इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस तक में भी नहीं जा सकते, वो क्या ही काम करेंगे। इसलिए जितनी भी पूरी की पूरी काम होती है वो इन्हीं 80 मिलियन ह्यूमन लेवल लाइफ फॉर्म्स के लिए ही हो जाती है। जिसके साथ चैंग वहाँ पे कहता है कि हमारी ग्रुप हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स जो कि डार्क फिल्म से आई है उसे बहुत ही कम अटेंशन मिलता है। और वहाँ पर वो और भी अपनी दुख भरी कहानी बताने लगता है कि जो सबसे ज़्यादा हमारे में प्रॉमिसिंग टैलेंट वाला बंदा था वो टियानलिंग के होता है, जो कि हमेशा अकेले ही रहता है और हमें कम्प्लीटली इग्नोर करता है। हमारी सर्कमस्टांसेस काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है और हमें हमेशा ही टास्क करना पड़ता है। मतलब जो बंदे ये ख्वाब देखते थे कि मुझे ब्रेक थ्रू करना है, देख रहे हो इन सब लोगों की क्या ही हालत बन चुकी है। मतलब कि इन सबको आराम तक, यार तुम सब आराम से केजुअल के अंदर मज़े करो ना, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक आराम से मज़े करोगे, हम सब ह्यूमंस तो 100 साल में ही मर जाते हैं। पता नहीं इन सबको क्या ब्रेक थ्रू की लगी होती है। इसके साथ लू फेंग उन सबको सुनने लगता है और वहाँ पर वो उससे कहता कि आखिरकार इन डार्क होली रेलम के हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ होते हैं, आखिरकार वो क्या क्या करते हैं। इसके साथ वो और भी सारी चीज़ें बताने लगता है और वहाँ पर वो डार्क होली रेलम के अंदर जितने भी हाई लेवल ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लेवल्स के भी बारे में बताता है कि यहाँ पर भी सेम गॉड एम्पर रेलम के जितने ही हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के अंदर भी लेवल होती है। अर्ली स्टेज, फिर मिड लेवल, फिर पीक लेवल और फिर आती है परफेक्शन। मतलब अर्ली लेट, मतलब वही सारी स्टेज आती है, अर्ली मिड लेट एंड परफेक्शन स्टेज, सेम टू सेम गॉड एम्पर स्टेज वाली। और वो बताता है कि मोस्ट ऑफ द अस हमारे में अर्ली और मिडल स्टेज में ही हैं और कुछ ही लेट स्टेज में पहुंचे हैं। और जो बंदे परफेक्शन स्टेज में चले जाते हैं जैसे कि टियान लैंग, वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और हमारे ग्रुप में से तो सिर्फ 3 ही बंदे इस लेवल तक आ पाए हैं। और चैंग वहाँ पे 2 कंपेनियंस को देखने लगता है जहाँ पे वो होती है, जहाँ पे गोल्डन रॉ बंदी भी उसमें से होती है जो कि अपने लेट स्टेज पे आ चुकी थी, लेकिन वो भी कहती कि ब्रदर चैंग हम सबको सरपास कर चुका है क्योंकि उसने एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को अपने परफेक्शन स्टेज पे आने के लिए रिफाइन किया था, जिसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांसेस मिली थी। और हमारे लिए जो कि वो यान और वो खुद होती है, वो परफेक्शन स्टेज पे भले ही हो लेकिन उन्होंने नए वर्ल्ड क्लास को नहीं इंटीग्रेट किया है। मतलब उन्होंने वर्ल्ड क्लास को इंटीग्रेट नहीं किया, इसलिए उनकी पावर्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उनकी ब्रेक थ्रू के चांसेस उस टियान लैंग से कम होती है। जिसके साथ उनमें और भी बातें होने लगती हैं और यहाँ पे लू फेंग भी सोचने लगता कि सिर्फ टियान लैंग ही है जिसने कि ब्लड एसेंस को कॉम्प्रीहेंड करके इतने छोटे से समय में हाई लेवल परफेक्शन स्टेज पे चला गया है। और इसी काल ऐसे चलते वो इतना ज़्यादा एरोगेंट होता है। लू फेंग भी इन सब के बारे में सोचने लगता है और वहाँ पे और भी बातें होने लगती है। जिसके साथ लू फेंग इंक्वायरी करते हुए पूछता कि आखिरकार तुम लॉर्ड्स के बारे में कितना कुछ जानते हो। अब जैसे ही लू फेंग लॉर्ड्स के बारे में जिक्र करता है वहाँ पे एकदम से साइलेंट हो जाती है। चैंग, गोल्डन रॉ वुमेन और ग्रे रॉ एकदम से हेजिटेट करने लगते कि क्या हमें बोलना चाहिए या फिर नहीं, और वो वहाँ पे डिस्कस करने लगते हैं क्योंकि ये सुप्रीम बीइंग्स के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर सकता है। और वहाँ पे चैंग केयरफुली बोलने लगता है। अब देखो लॉर्ड्स थे तो इसका मतलब ये नहीं कि बात नहीं कर सकते बल्कि बुरा बात नहीं कर सकते। वहाँ पे चैंग केयरफुली कहने लगता है कि हम लोग अभी लॉर्ड इवान के अंदर सर्व करते हैं। लॉर्ड इवान हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे मानते हैं, हमसे काफ़ी अच्छे से बर्ताव करते हैं। वहीं पे लॉर्ड जिंगमैंग और लॉर्ड वुलान वो अपने सब ऑर्डिनर्स को काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट हैं, वो भी सहा करते हैं। और बात करें अदर लॉर्ड्स की तो वो अपने अपने अलग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने सब ऑर्डिनर्स के अंदर। अब लू फेंग भी इस चीज़ को समझता है। अब युवान, जिंगमैंग और वुलान ये तीनों लॉर्ड्स थे वो अपने पीस के लिए जाना जाते थे, वो एकदम अच्छे लॉर्ड्स थे। जो स्कूल में होते हैं ना टीचर, वैसे ही सेम टू सेम अच्छे टीचर्स ये तीनों होते हैं। और बाकी के 4 वो अनडाउटली उन तीनों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि तुम्हें ये करना है तो करना ही, वरना तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। जिसके साथ वहाँ पे गोल्डन रॉ वुमेन आगे क्या आती है कि जो बाकी के 4 अलग लॉर्ड्स से उनकी अपनी यूनिक डिस्पोजिशन से, उनमें से जो लॉर्ड मिंगयाओ है ना वो थोड़ा सा अच्छे खासे, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं क्योंकि वो इस ऑरिजिन लैंड में काफ़ी अच्छे
काफ़ी अच्छे टाइम तक रह चुके हैं। और यहाँ पर वो इन सब के बारे में बात करें तब देखो हाई लेवल ह्यूमन बींग्स जो कि यहाँ पे बहुत ही पुराने मौजूद है। आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हाई लेवल बींग्स कितने ज़्यादा ओल्ड समय से रहते आ रहे हैं। अब यहाँ पे वो सभी लॉर्ड्स के बारे में ऑलरेडी जान चुके थे, लेकिन कोई भी सब जानता था कि यार वो कितने बुरे उन सब के साथ बिहेव करते, लेकिन कोई भी लॉर्ड्स के बारे में बोल नहीं सकता था क्योंकि वो जानते थे कि लॉर्ड्स सिर्फ पलक झपकते, मतलब उन सबको पता भी नहीं चलेगा वो लोग कब मर गए। ऐसी पावर्स को वो पोजेस करते हैं, इसलिए वो लॉर्ड्स के सामने कुछ भी नहीं बुरा भला कह सकते थे। और यहाँ पर लॉर्ड्स भी ऐसे छोटे मोटे चीज़ों पे अटेंशन नहीं दिया करती थी। अब ये हाई लेवल लाइफ फॉर्म्स के लिए ये 7 लॉर्ड्स एक ऑमनीसिएंट और ऑमनीपोटेंट बन चुके थे और ये उनके सुप्रीम गार्डियंस के जैसे थे। अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, ऑमनीसिएंट, ऑमनीपोटेंट और ऑमनीप्रेजेंट। ऑमनीसिएंट ऑमनीपोटेंट का मतलब ये होता है कि आप सबको जानते हो और आपको हर एक चीज़ का ज्ञान होता है। और ऑमनीप्रेजेंट मतलब होता है कि आप हर एक जगह मौजूद हो। और यहाँ पर अभी कोई भी लॉर्ड ऑमनीप्रेजेंट नहीं बन पाया है, क्योंकि अगर कोई भी तीनों चीज़ों को हासिल करता, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीसिएंट और ऑमनीपोटेंट, तो एक गॉड हो जाएगा जिसको कि कोई नहीं हरा सकता है। ये सिर्फ राइटर ही हो सकता है, मतलब उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता ये तीनों चीज़। अपना जो स्वैलो स्टार टू ओरिजिन कॉन्टिनेंट का जो राइटर है वही सिर्फ इन तीनों चीज़ों को पोजेस कर सकता है, या फिर राइटर किसी को बनाना चाहे तो वो बना सकता है अपने लू फेंग को, जिसके साथ उनमें और भी बातें होने लगती है। लू फेंग बड़े ही ध्यान से उन सारी बातों को सुन रहा था और लू फेंग को समझ में आता कि वो तीनों युआन, जिंगमैंग और वुलान अपने सब ऑर्डिनर्स को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। लॉर्ड मिंगहाओ वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और वहीं पे बाकी के 3 वो तीनों काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट होते हैं। और वहाँ पे वो पूछता है कि लॉर्ड जिन वो सब क्या है। अब यहाँ पे लू फेंग फिर से इंक्वायर करने लगता है कि लॉर्ड जिंगमिंग ऐसा इकलौता था जिसने फोर्स से ब्रेक थ्रू किया था। क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार लॉर्ड जिंगमिंग को केज वर्ल्ड से ब्रेक थ्रू करने में कितना लंबा टाइम लग चुका। तो चैंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि मैं ऑलरेडी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स बन चुका था, वो भी लॉर्ड जिंगमैंग के ट्रांसेंड करने से पहले। मतलब कि लॉर्ड जिंगमैंग वक्नी उस वक्त तक केज वर्ल्ड के अंदर ही ट्रैप था और उस वक्त तक ये बंदा ऑलरेडी एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन चुका। लेकिन वहाँ पे दिखता क्या कि जिंगमैंग एक लॉर्ड बन चुका, लेकिन ये बंदा वर्ल्ड क्लास लेवल पे भी नहीं है। मतलब टैलेंट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। वहाँ पे वो बंदा कहता है कि मैं एग्जैक्ट टाइमलाइन जानता हूँ जब मैं एक इनविंसिबल रेलम का प्रैक्टिशनर था, मतलब मैं नहीं, वो एक फ्यूजन पाथ का इनविंसिबल रेलम का प्रैक्टिशनर था। तो उसे हिनवन आइलैंड के ऊपर समन किया गया और वो टावरिंग माउंटेन के सबसे टॉप पे रहा करता था। लू फेंग भी हामी भरता है और वहाँ पे वो कहता है कि उसके बाद वो कुछ ज़्यादा ही लंबे अरसे तक अपनी कल्टिवेशंस में रहा। लगभग उसने ब्रेक थ्रू से पहले 12 ट्रिलियन ईपोस तक लगा दी थी अपने ब्रेक थ्रू में। मतलब 1-2 ट्रिलियन भी नहीं, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ भी नहीं, वो 12 ट्रिलियन ईपोस की बात कर रहा है। कंपैरिजन में लू फेंग की अभी लाइफ 4, 5, 6, 7 हज़ार ईपोज भी नहीं हुई है और यहाँ पे उसको कल्टीवेशन करने में 12 ट्रिलियन ईपोज की टाइम लग चुकी है। और ये सबसे लंबा टाइम होता है किसी फ्यूजन प्रैक्टिशनर्स को जो कि हिनवन आइलैंड पे रहा हो वो होता है। मतलब कि कुछ ज़्यादा ही टाइम तक इसने लगा दिया था ब्रेक थ्रू करने में। लू फेंग भी पूरी तरह से कंप्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि लू फेंग के लिए 12 ट्रिलियन ईपोज कुछ ज़्यादा ही होती है। जिसके साथ वहाँ पे वो और भी पूछने लगती है। अब देखो यहाँ पे टाइम एक्सेलरेशंस को भी कंसीडर किया जा रहा है। मतलब कि 12 ट्रिलियन वो बाहर के टाइम से भी था, अंदर में उसने टाइम एक्सेलरेशंस को भी यूज़ किया। अब उस वक्त तक उतने अच्छे टाइम एक्सेलरेशन नहीं थे, थोड़े से बुरे थे, थोड़े से ही स्पीड अप कर सकते थे, लेकिन फिर भी उसने 12 ट्रिलियन ईपोस तक टाइम बिता दिया होता है। भले ही करेंट केव रेजिडेंस मिलियंस फोल्ड टाइम एक्सेलरेशंस को कर सकता है वो लॉर्ड जिंगमैंग के खुद के अरेंजमेंट की वजह से, लेकिन उस वक्त तक ये काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर होती है। जिसके साथ वो और कहानी बताने लगता है कि ऐसे ऐसे हुआ था और वो ये भी बताता है कि कैसे वहाँ पे जब वो अपने इनसाइड रह रहा था वो फ्यूजन पाथ को बना रहा था, तो उस वक्त तक एक और नया हिनवन आइलैंड फॉर्म हुआ और वहाँ पर एक और नया केव रेजिडेंस भी बन गया था और वहाँ पर और भी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट होकर एक बड़ी सी केव बनाई गई थी जो कि उसने केज वर्ल्ड से फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने के लिए लगाई थी। उसी के साथ
और भी बताने लगता है कि उसने ब्रेक थ्रू भी की होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था। अब लूफिंग फिर से उन सबसे ये पूछता है कि आखिरकार लॉर्ड जिंगमैंग ने जब ब्रेक थ्रू किया तो आखिरकार बताओ कि उसने और क्या क्या किया, तुम क्या जानते हो। अब यहाँ पे लूफिंग सारी कहानी उसके बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार इस बंदे ने ब्रेक थ्रू कैसे की। तो वहाँ पे लॉर्ड जिंगमैंग कहता है कि मतलब वो बंदा कहता है, वहाँ पे वो लेडी कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जब वो ट्रांससेंड करने वाला था केज वर्ल्ड में तो लॉर्ड जिंगमिंग के पास ऑलरेडी एक ऐसी मेथड थी जिससे कि वो किसी भी ओरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर री-इनकारनेट कर सकता था। और उसने कई सारे हिनवन आइलैंड केव के अंदर 12 ट्रिलियन ईपोज भले ही बिताए, लेकिन उसने मेजॉरिटी ऑफ टाइम दूसरे ओरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर री-इनकारनेट करने में लगा दिया, जिसके साथ ग्रे ड्रॉप मैन भी ऐड करते हुए कहता है कि मैंने भी यही सुना है कि लॉर्ड जिंगमैंग अपने ब्रेक थ्रू करने से पहले वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को अपने सब ऑर्डिनेट्स की तरह चूज करने का फैसला किया और ताकि वो अपने आप को और भी इवॉल्व करा सके। और उसने एक इनेट वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म को चूज किया जो कि ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था, उसे अपने नीचे डाल दिया। मतलब ये हुआ कि उसने एक इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को अपना गुलाम बना लिया था और वो अभी ब्रेक थ्रू करने के बाद उस गुलाम को वो पहले अच्छे से ट्रीट कर रहा था। और चैंग वहाँ पे कंफर्म करते हुए कहता कि वो एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म था जो कि कायतू से बिलोंग करता था। जिसके साथ वो और भी बताता है कि मैं अच्छे से जानता हूं कि कायतू लॉर्ड जिंगमिंग को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता था, इसलिए यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद वो लॉर्ड जिंगमिंग भी इसका काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता है। ब्लूफिंग उससे पूछता है कि आखिरकार लॉर्ड जिंगमिंग ने एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को अपने सब ऑर्डिनेट्स की तरह क्यों चूज किया, क्योंकि यार वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं और वहाँ पर उसको खरीदने में भी 5 मिलियन मेरिट पॉइंट्स लगते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पर उन सब की अलग अलग रास्ते होते, क्या पता आप उसको कंट्रोल कर भी या फिर नहीं, लेकिन फिर भी उस बंदे ने ऑर्डर की थी। जिसके साथ वहाँ पर वो बंदे कहते हैं कि वहाँ पर वो ट्रांससेंड करने से पहले लॉर्ड जिंगमिंग इंसेनली क्यूरियस थे इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के बीस्ट के बारे में। और ह्यूमन ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कई सारे मिस्टीरियस जगह को भी एक्सप्लोर किया। उसने वीकर सब ऑर्डिनेट्स को लैक किया था, इसलिए उसने अपनी खुद की कमी को पूरी करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म सब ऑर्डिनेट्स को चूज किया। और कायतू एक स्पेस टाइम में काफी ज्यादा स्पेशलाइज था, इसी वजह से उसने उसको चूज किया क्योंकि लॉर्ड जिंगमिंग भी स्पेस टाइम को ही सीख रहा था, उसे कल्टीवेट कर रहा था और इसलिए वो इतना ज़्यादा टाइम एक्सप्लोरेशन यहाँ पे करवा कर पा रहा था। जिसके साथ चैंग और बाकी सब बात करते लूफिंग एक एक करके सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जोड़ने लगता है। वहाँ पर उसे पता चलता है और उसे एक एक करके पता चलने लगता है कि लॉर्ड जिंगमिंग के ब्रेक थ्रू करने की क्या क्या सीक्रेट्स था। उसने ट्रेसेस को जोड़ना शुरू किया। लूफिंग यहाँ पे कुछ मेथड्स को समझ पाता कि आखिरकार उसने किस मेथड्स को चूज किया। सबसे पहले तो उसने री इनकारनेट करने का सोचा, साथ में उसने वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को अपने सब ऑर्डिनेट्स की तरह चूज किया ताकि वो उसके साथ अलग अलग स्पेसेस में ट्रैवल कर सके और वहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सके। और अल्टीमेटली उसने लगभग 12 ट्रिलियन ईपोज को लगा दिया ताकि वो अपने केज वर्ल्ड से फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करके डायरेक्टली लॉर्ड बन सके। लूफिंग इन सब को समझ जाता है। अब यहाँ पे लूफिंग उन सब के बारे में सोचता है, लेकिन वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स अभी भी कम थे जो कि लूफिंग को पता नहीं चलेंगे। वो तो बस हवाओं से पता चला था जो कि फैल जाते उससे पता चला था। लूफिंग समझ जाता है कि अभी की फिलहाल वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे है और यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। वो तो लूफिंग के पास टाइम एक्सेलरेशन से तो लूफिंग के पास टाइम की थोड़ी बुरी कमी हो सकती है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं होने वाली है। लूफिंग उन सारे 7 लॉर्ड्स के बारे में भी अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद लूफिंग उन सबसे काफ़ी ज़्यादा बात ही करता है और इवेंचुअली लूफिंग वापस अपने केव वर्ल्ड के अंदर लौट आता है और अपने हिनवन आइलैंड पे मौजूद हो जाता है। वहाँ पे लूफिंग सोचने लगता है कि लॉर्ड जिंगमिंग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुकी थी वहाँ पे फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने के लिए। मुझे भी सफिशिएंट पेशेंस के साथ कल्टीवेट करना होगा, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे पता था कि काफ़ी लंबा टाइम गुजरने वाला था। अब देखो 12 ट्रिलियन टाइम बीत रहा है, यहाँ पे मिलियन फोल्ड है, तो आप लोग डिवाइड कर लो कि अगर लूफिंग उतना ज़्यादा कल्टीवेट करेगा तो लूफिंग ईजिली ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसके साथ लूफिंग कहता है कि मेरी फाउंडेशंस को सॉलिड होना पड़ेगा। लूफिंग अपने पैरों को क्रॉस करके वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है कि मेरे यहाँ पे टोटल 800 मिलियन टाइप्स ऑफ लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन से, जिसमें कि लाइफ अफर्मिंग डिस्ट्रक्शंस ऑरिजिनेटेड और दोनों कंबाइन किए हुए में टोटल में 56,30,000 मतलब 56,30,000 डिस्टिंक्ट लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स होते हैं। और लूफिंग डिसाइड करता कि वो हर एक 56,30,000 ब्लड लाइन्स को स्टडी
स्टडी करेगा और हर एक को रिसर्च करेगा। लू फेंग जल्दबाजी नहीं करता अपने ब्रेक थ्रू में, बल्कि वो सारे ब्लड लाइन को पढ़ने की यूज करने लगता कि हाँ मैं सबको पढ़ूंगा, और फाइनली वो अपने सेक्लिजन को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे लू फेंग के पास टाइम एक्सेलरेशन थी, इसलिए लू फेंग 56,000 हाई लेवल ह्यूमन बींग्स को पढ़ने की ठान ली, वरना लू फेंग को यार कितना लंबा अरसा गुजर जाता ये तो लू फेंग को खुद नहीं पता चलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कल या फिर कल ही पोल डाल दूंगा नॉवेल्स की कि मैं कौन सी नॉवेल्स को लाऊं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती जा रही है और मज़ा भी नहीं और व्यूज़ कुछ नहीं आ रही है, तो मैं नया तो लाऊंगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।